नमस्कार, दिलीप सिंह एडवोकेट। वेलकम टू माय चैनल जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आप आज देख रहे हैं वीडियो सीरीज निशाने पे। 22 और 23 जून 2020 को तमिलनाडु में एक घटना घटती है और जिसकी वजह से पूरे तमिलनाडु या हिंदुस्तान के लोगों की आत्मा को झकझोर के रख देते हैं। और वो है 22 जून को बेनिक्स 31 साल के एक लड़के की डेथ होती है और अगले ही दिन उसके पिता जयराज जो 59 ईयर्स के थे उनकी डेथ होती है। और इन दोनों की डेथ होती है पुलिस यातना, पुलिस टॉर्चर की वजह से। इनका अपराध केवल इतना होता है कि ये अपने दुकान को 15 मिनट लेट से बंद करते हैं, जबकि 8 बजे का टाइम था कर्फ्यू शुरू होने का और ये 8:15 में दुकान मोबाइल शॉप चलाते हैं, उसको बंद करते हैं। 24 जून को लोकल प्रोटेस्ट होता है। उसी दिन फिर मद्रास हाई कोर्ट सुओ मोटो लेती है और इस पर कार्रवाई शुरू करती है। मेरा यहाँ मुद्दा ये है कि क्या ये जो घटना घटी इसमें केवल वो 2-4 पुलिस वाले जिम्मेवार हैं, या ये पूरा एक सिस्टमेटिक, पूरा एक जो ऊपर से नीचे तक एक तंत्र है वो सभी जिम्मेवार हैं और हमारा समाज भी जिम्मेवार है। सरकार पहले इस घटना को, जैसे और केसेस में होता है, ऑल इन वेल करके कवरना कि सब कुछ ठीक है और ये इंडिविजुअल केस है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में फिर इस पे एक्शन लेती है जब कोर्ट और पब्लिक प्रोटेस्ट होता है और कोर्ट इस पर सुओ मोटो एक्शन लेती है। दरअसल ये पुलिस यातना या पुलिस टॉर्चर एक पुलिस संस्कृति का, पुलिस सिस्टम का एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है। और पुलिस की आज भी मानसिकता वही है जो इसके कॉलोनियल टाइम में हुआ करता था। आप कितनी बड़ी ये समस्या है इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ डेली रोज 5 लोगों की कस्टोडियल डेथ होती है। इस मामले में जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर मजिस्ट्रेट ने अपनी भूमिका सही तरीके से निभाई होती तो शायद ये कस्टोडियल डेथ नहीं होती। मजिस्ट्रेट के पास जब वो पुलिस रिमांड के लिए गया तो मजिस्ट्रेट ने मैकेनिकल तरीके से बगैर पूरे केस के जांच पड़ताल किए उसको पुलिस रिमांड दे दिया। आपको ये बताऊं कि इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मजिस्ट्रेट एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है, क्योंकि वो पहला न्यायिक अधिकारी होता है, जुडिशियल ऑफिसर होता है जो पुलिस के काम का सुपरविज़न करता है। और अगर ये सेफ्टी वॉल्व फेल हो जाए तो जो घटना घटी वो उसका जिम्मेवारी मजिस्ट्रेट पे भी जाता है। आपको ये बात बताऊं कि एससी सुप्रीम कोर्ट ने कस्टोडियल डेथ के बारे में एक बात कही थी जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा था कि कस्टोडियल डेथ में जो अपराधी है अगर वो अनपनिश्ड रह जाता है, उसको सज़ा नहीं मिलती है, तो इससे अपराधियों को प्रोत्साहन मिलता है और आगे जो समाज में पीड़ित होता है इस अपराध पुलिस यातना का, उसके उसके परिवार वालों का और उसका विश्वास कम होता है टोटल जुडिशियल सिस्टम पे और वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, हमारे निशाने पे पुलिस हिरासत में मौत और पुलिस द्वारा दी गई यातना है, टॉर्चर है। सवाल ये उठता है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट के काम करने में ऐसी क्या कमी है जो हमारे इतने प्रयास के बाद भी, हमारे सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक सिस्टम के इतने प्रयास के बारे भी हम पुलिस टॉर्चर को उस पुलिस वर्किंग सिस्टम से निकाल नहीं पा रहे हैं। समस्या इतनी गहरी क्यों है? दूसरा जो सवाल उठता है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे लॉज पास, इतने सारे अच्छे अच्छे जजमेंट दिए, फिर भी ये इसमें बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा? एक और मुद्दा इम्पॉर्टेंट है कि सरकार पिछले 10 सालों से प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज बिल को लेकर बैठी हुई है, वो इसको पारित क्यों नहीं कर पा रही? पुलिस टॉर्चर के सामने जो विक्टिम होता है वो इतना असहाय अपने को समझता है, इतना हेल्पलेस होता है, या उसके परिवार के लोग इतने हेल्पलेस होते हैं कि प्रोस्टे ये लीगल रेमेडी ढूंढना तो दूर, वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते।
तो इन सभी चीज़ों का हम क्रिमिनल कस्टोडियल जुरिस्डिक्शन के परिप्रेक्ष्य में या बैकग्राउंड में हम इन सारी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक एक करके। आप इस वीडियो में हम आगे बताएंगे आपको। दोस्तों, आप जिस वीडियो श्रृंखला को देख रहे हैं वो है निशाने पे, और आज हमारे निशाने पे है पुलिस कस्टडी में डेथ और पुलिस टॉर्चर, और इससे जुड़े हुए सारे सिस्टम के और पार्ट्स को और एजेंसीज पर हम पूरे विश्लेषण करेंगे। एक फैक्ट जो हम सब जानते हैं कि पुलिस टॉर्चर को हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारे समाज में इसको एक एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई है, स्वीकार करते हैं। तभी आप देखें कोई भी फिल्म बनता है या कोई भी धारावाहिक बनता है, उसमें पुलिस कस्टडी में जो यातना दी जाती है उसको बहुत मुखर करके दिखाया जाता है, और ऐसा लगता है कि पुलिस के पास सच्चाई, किसी भी केस की सच्चाई को जानने के लिए यातना ही एकमात्र तरीका है, टॉर्चर ही एकमात्र तरीका है। इसके अलावा उनके पास कोई और तरीका नहीं है किसी केस को सॉल्व करने का। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो पॉलिटिकल जो मास्टर्स होते हैं या पॉलिटिकल जो एक राजनीतिक प्रक्रिया है, उसमें ये माना जाता है कि ऑल इज वेल, सब ठीक है। वो इसलिए भी उचित ठहराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज को अपराध मुक्त रखने का इससे ज़्यादा बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है। कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अभी हाल में जो कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या हुई जिस तरीके से, अगर उस तरह के मुलजिम आए तो वहाँ पे एक मोरल जस्टिफिकेशन उन्हें मिल जाता है। बट जो ज़्यादातर लोग इसमें के विक्टिम होते हैं वो उस तरह के मुलजिम नहीं होते, बल्कि एक हेल्पलेस और निर्दोष लोग, जैसे बेनिक्स एंड जयराज के साथ हुआ, ऐसे लोगों के साथ होता है। दूसरा एक पहलू है कि बहुत सारे लॉज ऐसे हैं, जैसे टाडा हो गया, मकोका हो गया, उसमें जो कन्फेशन लिया जाता है उसको, उसकी अपनी एक एविडेंशियल वैल्यू है, उसकी एविडेंशियल वैल्यू होने की वजह से एक एक्सेप्टेबिलिटी है। तो हमें वहाँ भी बदलाव लाना होगा, और जो जो कन्वेंशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने का एक अप्रोच है उसको बदलना होगा और इसको साइंटिफिक बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं किया गया, लेकिन उसका जो इफेक्टिव अप्रोच है वो नहीं हुआ। आपको एक बात बता दूं कि नेशनल पुलिस कमीशन ने अपने तीसरे रिपोर्ट में इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया, और इसके रिलेटेड जो सिस्टमेटिक चेंजेस होने चाहिए थे उसका भी उन्होंने प्रस्तावना दिया सरकार को, बट अभी तक कुछ वैसा हो नहीं पाया। एक जो और बात है कि इसको ठीक करने का एक तरीका ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जो इंटरनेशनल अप्रोच है, उसको अडॉप्ट किया जाए। और तभी 1997 में भारत ने यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर साइन किया, लेकिन चूंकि उसका रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाया है और हमारे यहाँ कोई प्रॉपर बिल नहीं आया है, बिल पास नहीं हुआ है, कोई एक्ट नहीं बना है, इसलिए उसका रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाया। 2010 में प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल लोकसभा से पारित हो गया और उसके बाद राज्यसभा में भेजा गया। राज्यसभा ने उसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा, सेलेक्ट कमेटी से में भी उस पर काफ़ी वर्किंग हुई और एक फाइनल रूप दिया गया उसको, लेकिन अभी तक सरकार उस पर कोई काम नहीं की है। इसी चीज़ को लागू करने के लिए एक एडवोकेट हैं और राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, श्री अश्विनी कुमार, उन्होंने एक रिट फाइल किया कि सरकार अपना नजरी जो एक अपने ऑर्डर के जरिए एक गवर्नमेंट को हिदायत दे कि वो इस बिल को पास करे और इस पर काम करे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। सरकार फिर बाद में ये रिट डिसमिस हुआ, ये कह के कि गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकती कोई भी लेजिस्लेटिव वर्क के लिए। डीके बसु केस में ही एक जब लॉ कमीशन को नोटिस किया गया था तो उन्होंने आके एक बात कही थी कि अपने 113वें रिपोर्ट में एक चेंज ला रहे हैं, वो प्रिजम्पशन को लेकर 114 बी एविडेंस एक्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें बेसिक प्रिजम्पशन एक्यूज्ड के अगेंस्ट होगा और ये एक्यूज्ड को एविडेंस से प्रूव करना होगा कि जो भी चीज़ें हैं वो जो उनके खिलाफ बोली जा रही हैं वो उनकी जिम्मेवारी हो जाएंगी, जो रिवर्स प्रिजम्पशन की बात करिए। 2017 में फिर एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई,
उस लॉ कमीशन के रिपोर्ट में उन्होंने इस पर एक एक्ट बनाया और अपने पूरे कंप्लीट एक रिपोर्ट दी, साथ में एक लॉ का ड्राफ्ट भी तैयार किया जो गवर्नमेंट को भेजा गया, जिसमें पुलिस एट्रोसिटीज़ या कस्टोडियल डेथ के को काउंटर करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए। अब जो सिचुएशन है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, अगर पॉलिटिकल विल होती तो शायद अभी तक हो चुका होता। पॉलिटिकल लोग हैं उनको ये सूट करता है कि इस जो स्टेटस को रहे, ताकि वो पुलिस को अपने तरीके से अपने बेनिफिट के लिए भी यूज कर सकें। 1997 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के साइन होने के पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे जजमेंट दिए, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है। एक रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है जो 1980 में आया। दूसरा फ्रांसिस कर्ली वर्सेस स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, वो फ्रांसिस कर्ली, वो 1981 में आया। तीसरा शीला बरसे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है जो 1987 में आया। और इन सभी जजमेंट्स में इनमें काफ़ी काम किया गया। हालांकि सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट और टर्निंग पॉइंट जजमेंट डीके बसु है, और डीके बसु के केस में जब कोर्ट ने अपने आप से सवाल किया कि क्या अरेस्ट होने के बाद जो एक्यूज्ड है उसके ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं, तो कोर्ट का ये कहना था बिल्कुल नहीं। तो जो सारे फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स अवेलेबल हैं वो अपने डिफरेंट आर्टिकल्स के जरिए, पर्टिकुलरली आर्टिकल 21 के जरिए वो सेफ रहते हैं, और उसको ये अरेस्ट होने से, पुलिस कस्टडी में जाने से आर्टिकल 21 ख़त्म नहीं होता। अब हम इसको अगर पूरे इस घटनाक्रम को या अपने आज के डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आज पूरे विश्व के स्तर पे माहौल अलग है। खासकर जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु पुलिस टॉर्चर की वजह से हुई, और उससे पूरे वर्ल्ड में जो एक मुहिम चला ब्लैक लाइव्स मैटर करके, ये एक जागरूकता पैदा कर दिया है पुलिस की बर्बरता के खिलाफ, पुलिस के एट्रोसिटीज़ के खिलाफ। और हमारे देश में भी जयराज और बेनिक्स की डेथ ने पूरे एक मौका दिया है पूरे पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम को कि पुलिस वर्किंग में एक आवश्यक सुधार लाए, और सोशल मीडिया ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। पुलिस के अलावा भी बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे ईडी हो गया, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, रॉ, सीबीआई, ये सब भी कस्टडी में लेते हैं, अरेस्ट करते हैं, कस्टडी में लेते हैं। और तो ऐसा एक कानून व्यापक बनना चाहिए जो इन सब संस्थाओं के भी से रिलेटेड जितने भी अरेस्ट होते हैं, कस्टडी होती है, उन सब पे एक कंप्लीट गाइडलाइन के तौर पे काम करें। इन एजेंसियों इसके मेरे अनुसार अगर मैं अपनी बात कहूँ तो जो 2-3 बातें मुझे समझ आती हैं, सबसे पहला तो ये कि एक कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए पुलिस के स्ट्रक्चर में अरेस्ट के केस में। दूसरा, उनके वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी और या पारदर्शिता कहते हैं, वो पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज की डेट में पुलिस ट्रेनिंग को लेकर एक ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए, ऐसा फॉर्म तैयार किया जाए जिसमें उनको मानवाधिकारों को लेकर संवेदनशील बनाया जाए। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे समझ आता है, जो बहुत ज़रूरी लगता है, कि पूरे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को साइंटिफिक बनाया जाए, कन्वेंशनल तरीके से हटा के साइंटिफिक बनाया जाए। और तभी कई बार बात चलती है और रह जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर को सेपरेट किया जाए, दोनों के लिए अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। ब्रिटेन में भी 1980 के पहले कस्टोडियल डेथ की घटनाएं होती थी, लेकिन 1981 में एक कमिटी बनी, सर सीरियल फिलिप्स कमिटी। उन्होंने डिटेल स्टडी किया और एक रिकमेंडेशन दिया जिसको रॉयल कमीशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की रिकमेंडेशन के नाम से जाना जाता है। और उस रिकमेंडेशन को अडॉप्ट करने के बाद वहाँ पे ये घटनाएं बहुत कम हो गई और लोगों में एक कॉन्फिडेंस हो गया पुलिस के वर्किंग का। एक और पहलू है जो तमिलनाडु
वाले इंसिडेंट में इम्पॉर्टेंट है आपको बताना वो ये कि वहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ पुलिस करके एक पैरेलल सिस्टम है, जो एक वॉलंटियर्स होते हैं जो अपने थाने से पुलिस स्टेशन से जुड़े होते हैं और वो पुलिस को मदद करते हैं। और इस केस में भी जयराज और बेनिक्स के साथ जो हो रहा था वहाँ पे फ्रेंड्स और पुलिस के लोग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई ठीक से, जिस वजह से ये डेथ हुआ, अदरवाइज ये डेथ नहीं होता। तो इन पे भी वर्किंग होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इन सब के अलावा, जो बेसिक चीज़ है कि एक लॉ होनी चाहिए, कंप्लीट कोड होनी चाहिए जो पुलिस एट्रोसिटीज़ और कस्टोडियल डेथ को डील करे, और इसमें डिटरेंट प्रोविज़न होने चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होने चाहिए। मेरा अपना एक व्यक्तिगत मानना ये है कि ये पूरा स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन जिसके तहत काम करे वो ह्यूमन राइट कमीशन को देना चाहिए कि जब भी कोई पुलिस एट्रोसिटीज़ का इशू होगा तो जो जो इन्वेस्टिगेशन होगा या जो न्यायिक सिस्टम जुडिशियल सिस्टम वर्क करेगा उस पर एक ह्यूमन राइट कमीशन का सुपरविजन रहेगा, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और ये फिर इस तरह की घटनाएं भी कम होंगी। आज की चर्चा में हम इतना ही रखते हैं, चूँकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें बहुत सारे डिसीजंस इन्वॉल्व हैं, तो इसको एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें किन बातों को और हम ऐड कर सकते हैं, आप कमेंट के रूप में हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। नमस्कार।